A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Brilvinder Study Circle. फ्रेंड्स जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में सिक्स फंडामेंटल राइट दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 हमने डिस्कस किया, जिसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स का जो प्रोविज़न था सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हमने डिस्कस किया क्या क्या प्रोविजंस थे, वो डिफरेंट रिट्स जो थी डिस्कस की थी। उसी के साथ अदर प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट्स में है दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 33 टू 35, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 33। So Article 33 क्या, it empowers Parliament, to restrict or abrogate the fundamental rights of armed forces, paramilitary forces, police, intelligence, agencies, etc. That means आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये टोटली क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, कुछ जो एब्रोगेट करता है फंडामेंटल राइट्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। किसके ऊपर? आर्मड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एटसेट्रा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये पार्लियामेंट लगाता है इनके ऊपर, ठीक है। और वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिविल लिबर्टीज हैं, लाइक राइट टू स्पीच, टू एक्सप्रेस your thoughts in front of the media, to form unions and associations, ठीक है। तो इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 33 के अंडर हैं, जो आर्मड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इनके ऊपर है, ठीक है। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपने याद रखना है इसके अंदर। एंड आल्सो तो restrictions impose restrictions such as freedom of speech, के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, to form unions and associations, right to communicate with the media, right to communicate with the press, right to protest or demonstration। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस जो कि इम्पोज की गई हैं अंडर आर्टिकल 33 आर्मड फोर्सेस को। इनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी फ्रीडम तो है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कुछ भी अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड
ओपनली जो है ये मीडिया के सामने आके नहीं बोल सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, लाइक सिविल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सिविल डिपार्टमेंट में कुछ लाइक ट्रेड यूनियंस एसोसिएशंस होती हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हैं ओपनली, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं। ये जो सारी राइट्स हैं ये एक्सेप्शन है इन केस ऑफ दिस पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके, और इसी के साथ वन मोर थिंग, इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने में अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई फंडामेंटल राइट होता है, वायलेट हो रहा है, तो उस केस में जो है वो किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ रिट नहीं हो सकती है अंडर आर्टिकल 33। रिमेंबर दिस थिंग, अदरवाइज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिट्स in case of violation of the fundamental rights, but under article 33 paramilitary forces or military forces, armed forces, police intelligence bureaus, इनके केस में इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे वो जो है कोर्ट में उनके खिलाफ रिट्स नहीं हो सकती हैं। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंडर टोटल प्रोविजन जो पावर है वो किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर की। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now next is article 34. Article 34 means suspension of fundamental rights. Suspension of fundamental rights. In case of martial law. Martial law means military rule. अगर कहीं पे भी मिलिट्री रूल जो इंडिया में किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी में मिलिट्री रूल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, इन दैट पर्टिकुलर एरिया फुल पावर जो है मिलिट्री के हाथ में आ जाती है, और वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कंट्रोल किसके अंडर आ जाती है, मिलिट्री के अंडर। सो इन दैट केस मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का काम कौन करती है, मिलिट्री। तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ओके, restrictions of the fundamental rights where martial law is declared. In case of martial law is declared in किसी भी पार्ट में, in any part of territory of India, इंडिया के किसी भी पोर्शन में अगर मिलिट्री रूल लग जाए तो वो जो है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है या उसकी सस्पेंशन हो जाती है। ये जो मिलिट्री रूल है, ये जो टर्म है मार्शल लॉ, नॉट डिफाइंड, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है हमारे संविधान में, इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है आपने, समटाइम ये क्वेश्चन आता है वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट, बट इट इज दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड कि मार्शल लॉ एक्चुअली है क्या है। इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन की गई है कहीं पे भी। ओके, और ये जो मार्शल लॉ का प्रोविजन है ये बारो किया गया है ब्रिटेन, यूके। कहां से, ब्रिटेन से, ठीक है। और मार्शल लॉ कब इंपोज किया जाता है, मार्शल लॉ इज डिक्लेयर्ड, मार्शल लॉ इज डिक्लेयर्ड in case of war, अगर कहीं जंग लगी हो, इन केस ऑफ वॉर, अगर कोई इन्वेजन हो जाए, कोई अटैक कर दे,
वॉर, इन्वेजन, रॉयट्स हो जाए कंट्री में, रिबेलियन, तो इन केसेस में जो है मार्शल लॉ उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में समटाइम इंसर्जेंसी रहती है वहाँ पे, तो तो समटाइम्स मिलिट्री रूल जो है वो मार्शल लॉ जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है कुछ पोर्शंस में। तो जिन पोर्शंस में मिलिट्री रूल होता है वहाँ पे सारी पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में रहती है। जैसे आफ्सपा, आर्मड फोर्स स्पेशल फोर्स एक्ट इज़ अ टाइप ऑफ मिलिट्री रूल, ठीक है। तो आफ्सपा के अंदर सारी पावर जो है मोस्टली किसके अंडर रहती है, मिलिट्री के हाथ में, ठीक है। सो मिलिट्री के इन दैट केस यहाँ पे मिलिट्री या मार्शल रूल होगा, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली, ओके, मतलब एक साथ आप एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंगली बाहर निकल सकते हो, उनकी फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, स्पीच पे, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन है यहाँ पे। और वेयर देयर इज़ अ मार्शल लॉ, जिस पार्ट में वो मार्शल लॉ डिक्लेयर होगा वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो किसके अंडर हो जाती है, देयर इज सस्पेंशन ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, गवर्नमेंट भी सस्पेंड हो जाती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी, वो किसके अंडर हो जाती है, ऑलमोस्ट मिलिट्री के अंडर। सो ये प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 34 के अंडर। Now next is Article 35 of the Indian Constitution. Article 35 of the Indian Constitution. तो Article 35 के अंदर क्या under this article Parliament has exclusive or solo means only, exclusive power to make laws for implementing certain fundamental rights, for implementing certain fundamental rights. सो अंडर आर्टिकल 35 सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कुछ फंडामेंटल राइट्स को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाने, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। और लाइक जैसे कि टू मेक residence as requirement for public employment, under Article 16 of the Indian Constitution. जैसे आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दैट मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड अगर रेजिडेंस मीन्स अगर किसी स्टेट में कुछ पोस्ट्स निकल रही हैं तो उन पोस्ट्स में सिर्फ एक रेजिडेंट, जो वहाँ के रेजिडेंट्स रहने वाले हैं उस स्टेट के, जिनके पास स्टेट डोमिसाइल सब्जेक्ट है या स्टेट सब्जेक्ट है, वही जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ट्राइबल स्टेट्स में ये प्रोविज़न रखा जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे सिर्फ वहीं के लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे। तो इस तरह के लॉज जो बनाना अंडर आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये प्रोविजंस जो हैं कौन बनाती है, पार्लियामेंट, अंडर आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ empowering courts
अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, टू इशू रिट्स। इसी के साथ जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि रिट्स इशू कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है वो रिट्स जो है इशू कर सकता है, वो ऑलरेडी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके अलावा जो अदर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स को भी ये पावर ग्रांट करना रिट्स के लिए कि वो भी इशू कर सके लीगल केसेस में या फंडामेंटल राइट्स के केसेस में। ये पावर भी अगर एक्सटेंड करनी है अदर कोर्ट्स को तो वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। क्लियर, ये कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। नाउ इसी के साथ जैसे रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्मड फोर्सेस, ऑफ आर्मड फोर्सेस। अभी हमने जो डिस्कस किया आर्टिकल 33, तो आर्टिकल 33 के अंडर क्या प्रोविज़न है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है फॉर द प्रोटेक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के। कौन कौन से राइट्स उनके जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी अगर कोई लॉ बनाना है तो वो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट, अंडर आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के और इन सेम वे आल्सो अंडर आर्टिकल 34 आल्सो, जहाँ पे मिलिट्री रूल जो है वो मार्शल लॉ डिक्लेयर होगा, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, किस वे में करना, कौन कौन से राइट्स को जो है मार्शल लॉ के अंडर लाना, कि सस्पेंशन हो सकती है फंडामेंटल राइट्स की, कौन कौन से, ये सारे प्रोविजंस जो हैं अंडर आर्टिकल 33, अंडर आर्टिकल 34, अंडर आर्टिकल 32, इस सब प्रोविजंस कौन इंप्लीमेंट करती है, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। अंडर आर्टिकल 35 में ये चीज़ मेंशन है। सो ये था फ्रेंड्स हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 3 अदर प्रोविजंस जो हमने आज डिस्कस किए। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, रविंद्र स्टडी सर्कल को शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।